Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is about Senakaku Island. So let's get started. पहले बेसिक्स की बात करते हैं। सेनाकाकू आइलैंड्स जो हैं वो ईस्ट चाइना सी में हैं। सेनाकाकू आइलैंड्स को सेनाकाकू कहा जाता है जापान के द्वारा। इन्हीं आइलैंड्स को चाइना में दियायू आइलैंड्स कहा जाता है और तियाइतू आइलैंड्स कहा जाता है ताइवान में। टोटल ये 8 आइलैंड्स का ग्रुप है और डिस्प्यूट ये है कि तीनों कंट्रीज इन आइलैंड्स को अपना बताती है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है इन आइलैंड्स की बिकॉज यहाँ से इंपॉर्टेंट शिपिंग लेन्स गुजरती है और यहाँ पर फिश रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं, हाइड्रोकार्बन के रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर ऑयल भी मिलता है। तो उस वजह से इंपॉर्टेंस इन आइलैंड्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ये आइलैंड्स 1972 के बाद से ही जापान के पास है। तो ये हमने बात की बेसिक्स की। अब हुआ क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पहले आप ये लोकेशन देखिए सेनकाकू आइलैंड्स की मैप में। तो अब हुआ क्या है कि जनवरी में चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड लॉ को पास किया सो दैट इन आइलैंड्स के आसपास चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर सके। तो चाइना ने जब कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज किया तो उसके बाद जापान की गवर्नमेंट ने भी अपने जापानीज कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज कर दिया, जिसमें यह प्रोविजन किया गया कि इन आइलैंड्स के ऊपर कोई इंट्रूडर आएगा या आने की कोशिश करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। बिकॉज चाइना ने अपने कोस्ट गार्ड लॉ को चेंज किया और चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो बढ़ाना चाहती है इन आइलैंड्स के आसपास। तो ये थी कन्फ्रंट्रेशन इन आइलैंड्स के ऊपर और सिचुएशन जो है वो काफ़ी टेंस हो चुकी है। तो अब हम तीनों कंट्रीज के क्लेम की बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट जापान्स क्लेम। देखो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये कहता है कि 1895 के बाद से ही जापान इन आइलैंड्स को क्लेम करता है और पिछले 120 ईयर्स से ही इन आइलैंड्स के ऊपर कुछ जापानीज इंडिविजुअल्स रह भी रहे हैं। लेकिन देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के 6 साल बाद एक ट्रीटी साइन हुई यूएसए के साथ जापान की, 1951 ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जापान ने कुछ आइलैंड्स के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया, जैसे कि उसमें ताइवान भी इन्वॉल्व था। यानी इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर जापान ने क्लेम छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग ताइवान। लेकिन जिन आइलैंड्स के ऊपर जापान ने अपना क्लेम छोड़ दिया था ना, तो उनमें से कुछ आइलैंड्स पे अब यूएसए की ट्रस्टशिप हो गई थी, जिनको कहा गया नानसाई शोटो आइलैंड। लेकिन यूएसए ने नानसाई शोटो आइलैंड्स को लौटा दिया जापान को 1971 में। तो जापान का ये कहना है ये जो सेनकाकू आइलैंड्स है ना, ये नानसाई शोटो आइलैंड्स का पार्ट है जो कुछ टाइम के लिए यूएसए के कंट्रोल में चला गया था 1951 की ट्रीटी के बाद। 1971 के बीच, लेकिन 1972 के बाद ये आइलैंड्स जापान के पास आ गए, जापान का ये क्लेम है। और 2012 में क्या हुआ कि जापान ने क्या किया, जो 8 आइलैंड्स है ना उनमें से 3 आइलैंड्स जो थे वो जापान के प्राइवेट सिटीजन्स के पास थे, लेकिन जापान के गवर्नमेंट ने ये आइलैंड्स परचेज कर लिए इन प्राइवेट सिटीजन से। तो ये है जापान का क्लेम। अब हम चाइना के क्लेम की बात कर लेते हैं। देखो चाइना का 1960 तक तो कोई ध्यान ही नहीं गया इन आइलैंड्स पे, लेकिन 1969 में चाइना का ध्यान गया इन आइलैंड्स पर जब यहाँ पर ऑयल मिलने की न्यूज़ आई, हाइड्रोकार्बन्स है ये कहा गया। चाइना अट्रैक्ट हो गया इन आइलैंड्स की तरफ और चाइना अपना स्टैंड लेके आ गया। जैसे चाइना अपना स्टैंड खुद ही बना लेता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट है, तो बिकॉज तिब्बत चाइना के अंडर आता है तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना का हुआ। ऐसे ऐसे फेक स्टैंड लेके आ जाता है चाइना। तो चाइना ने एक फेक स्टैंड खड़ा किया और बोला कि 1951 में जापान ने बहुत सारे आइलैंड्स पर अपना क्लेम छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग ताइवान। और चाइना ये कहता है ये जो सेनकाकू आइलैंड है ना, ये ताइवान का पार्ट है बिकॉज ताइवान के ऊपर सॉवरेनिटी है चाइना की, तो इन आइलैंड्स पर भी सॉवरेनिटी हुई चाइना की। तो ये स्टैंड है चाइना का। 2013 में चाइना ने एक स्टेटमेंट रिलीज की और उस स्टेटमेंट में कहा कि ये जो आइलैंड्स है ये चाइना के कोर इंटरेस्ट का पार्ट है, चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी से जुड़े हुए हैं। तो देखो शॉकिंग बात ये थी कि कोर इंटरेस्ट जैसा वर्ड चाइना तिब्बत और मतलब ये ताइवान के लिए यूज करता है।
तो कहने का ये मतलब था कि जो चाइना है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सिग्निफ़ाई करना चाह रहा था कि चाइना के लिए ये आइलैंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चाइना इन आइलैंड्स को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ये चाइना बताना चाह रहा था। अब यूएसए के स्टैंड की बात कर लेते हैं। तो 1969 में रिचर्ड निक्सन जब 37th प्रेज़िडेंट बने, उसके बाद से ही यूएसए का स्टैंड ये रहा कि ये तीनों पार्टीज जो हैं ताइवान, चाइना एंड जापान जिनका डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाए एमिकेबली। लेकिन ये स्टैंड 1995 तक ही रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूएसए ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और 1996 में बिल क्लिंटन यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कहा कि ये जो सेनाकाकू आइलैंड्स है ना, ये यूएसए जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के आर्टिकल 5 के अंडर कवर किए जाते हैं। अब यूएसए जापान सिक्योरिटी ट्रीटी को समझते हैं। देखो जापान जो है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले काफ़ी पावरफुल कंट्री था। उनकी मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग थी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया ना जापान, तो यूएसए ने जापान के साथ एक ट्रीटी साइन की और कहा कि आप अपनी मिलिट्री जो है वो बिल्ड मत कीजिए, बिकॉज जापान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग थी। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि जापान अपनी मिलिट्री नहीं बिल्ड करेगा और बदले में जापान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए की है। तो ये जो है आज के टाइम पर भी जापान की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए की है। फिर उसके बाद ओबामा प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ओबामा ने भी ये कहा 2014 में कि इन आइलैंड्स पर अगर अटैक हुआ ना तो यूएसए जवाब देगा। और उसके बाद ट्रंप जब आए ओबामा के बाद, तब तो यूएसए एंड चाइना में एक तरह का वर्चुअल वॉर ही चल रहा था। तो उस टाइम पे इन आइलैंड्स के पास मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट हो रही थी यूएसए के द्वारा। तो यूएसए ने ये बोला कि यूएसए 365 डेज 24 आवर्स 7 डेज अ वीक जो है इन आइलैंड्स को प्रोटेक्ट करता रहेगा। ओके, तो अब हम जो है ये देख लेते हैं कि जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में सिर्फ इन आइलैंड्स को लेके ही डिस्प्यूट नहीं है, और भी चीज़ें हैं जिनको लेके डिस्प्यूट है। जैसे यूएसए मिलिट्री की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। न्यू अलायंस जो है क्वाड, जिसको लेके चाइना टेंस रहता है, वो भी उसकी भी जो है वो कॉपरेशन बढ़ती जा रही है। और चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कंट्रीज को अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस रीजन की स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। और जो इसके अलावा चाइना जो है वो ग्लोबल लीडरशिप बनना चाहता है यूएसए को रिप्लेस करके। ओके, तो इस जो चाइना है ना, चाइना की सॉफ्ट पावर जो है बाकी कंट्रीज पे वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे हांगकांग में डेमोक्रेटिक राइट्स का सुपरेशन किया है चाइना ने, ताइवान की सॉवरेनिटी का इशू, तिब्बत का इशू, उइगर मुस्लिम का इशू, तो ये सारी चीजें चाइना की सॉफ्ट पावर को चैलेंज करती है। चाइना ने जो कोशिश की कि वेरियस कंट्री को अपने ग्रुप में लाया जाए, चाहे वो डेट ट्रैप से हो या मसल पार से, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है। और यूएसए को रिप्लेस करके जो है वो चाइना आगे निकल भी नहीं पाया अभी तक। लेकिन फ्यूचर में चाइना और यूएसए में काफ़ी कंपटीशन रहेगा सुपर पावर बनने के लिए। सो दैट वाज ऑल. So guys, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.